नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा सेबी मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में 11 मई को है और दिल्ली हाई कोर्ट में 23 मई को है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिल्ली वाला मामला है क्योंकि पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें सहारा इंडिया ने ये कह दिया है कि हमारे पास सेबी से पैसा मिलेगा, उससे ही हम भुगतान करने में सक्षम है, अदरवाइज हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए इन्वेस्टर। और सेबी ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जैसा आएगा वैसा हम करेंगे। तो भुगतान होने का तो कहीं दूर दूर तक कोई आसरा हमको नहीं नज़र आ रहा है जो कि पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर से भुगतान होगा, भले ही सहारा सेबी आए या नहीं आए, क्योंकि इतना आसानी से वो पटना हाई कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे। क्योंकि हम पिछले से 2014 में भी ऐसा ही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर नहीं हुए थे और बीमारी का बहाना करके चाहे जो भी हो नहीं आए थे, जिससे कि वारंट निकला था इनका। तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे हाई कोर्ट में इनको बुलाया गया है, गए भी हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीयर हो सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि क्या पैसा लेके आ रहे हैं सुब्रतो राय? पैसा लेके ये नहीं आ रहे हैं और ये इनका देने का भी जो प्लान है वो बता दिए हैं कि 10-20 हज़ार करके ही देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट छोटे छोटे इन्वेस्टरों का, इंटरेस्ट का अभी कोई बात हम नहीं करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट में मेन मामला चल रहा है। इसमें जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इनका वाइंड अप का इनको नोटिस दिए हुए है तीनों सोसाइटी का कि आप अपना बिजनेस बंद कीजिए, जिसके लिए ये याचिका दायर किए हैं, सहारा इंडिया ने याचिका दायर किया है कि नहीं, हम वाइंड अप नहीं करेंगे, हम अपना भुगतान करेंगे। जिसके लिए जांच का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने कि आप जांच करके बताइए कि क्या ये सही में भुगतान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि कितना ये भुगतान करना शुरू किए हैं, 1 रुपया अभी तक किसी को नहीं दिए ये। तो कहीं ना कहीं से रोक हटने वाला नहीं है और इनको भुगतान करना नहीं है। तो लमसम शट डाउन हो चुकी है सहारा इंडिया। भले ही आप लोगों को उम्मीद है, आप लोग एजेंट हैं या चाहे इन्वेस्टर हैं, ताकि आप लोग का इनसे जुड़े हुए हैं और जीविकोपार्जन चल रहा था सब लोगों का जीवन इसी से, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सोच लेके आप लोग चल रहे हैं। लेकिन ऐसा उम्मीद दूर दूर तक नहीं है और सहारा के पास ना कोई प्लान है और ना कोई कहीं कुछ है कि जो इसको चलाना है। क्योंकि जिस कंपनी का व्यवसाय पिछले 2 महीना से बंद पड़ा हुआ है और सारा एक्सपेंस हो रहा है, रेंट से लेकर सैलरी तक, अभी तक कोई फुल प्रूफ प्लान के साथ नहीं आ रही है। इसके पास प्लान है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसका टोटल फाइनेंशियल डिटेल्स 162 टोटल इनके ग्रुप में कंपनी है, 162 कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म या जॉइंट वेंचर आप कह लीजिए, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी मिला के ये सारा का डिटेल्स हमने निकलवाया है पैसा खर्चा करके, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये हम आप लोगों को दे देंगे। तो सबसे पहले कि ये डॉक्यूमेंट समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों को अकाउंट्स का समझना होगा, तभी ये समझ में आएगा कि ये 162 करोड़ में क्या संपत्ति है और क्या लायबिलिटी है। क्योंकि मेन पॉइंट से जो है किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसका ऑडिट करवाया जाता है। ये सालाना बनता है, 1 साल का एक बार, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हर एक साल बनाना है और आपको ऑडिट करवाना है। और 2 कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में, ये दोनों एक्ट एप्लीकेबल होता है अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर इंडिविजुअल भी हैं तो। अगर कंपनी क्रिएट कर लिए तो अगर टर्नओवर नहीं भी है तो कंपनीज एक्ट में आपको आपका अपना ऑडिट करवाना है सीए से, और सीए उस पर अपना ओपिनियन देता है कि कंपनी की स्थिति क्या है। कुछ गड़बड़ रहता है तो अपने रिपोर्ट में दे देता है। तो इनका ऑडिटेड बैलेंस शीट हमारे पास है और टोटल 162 कंपनियों का, तो उसको हम बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और चैनल मेरा छोटा है, बहुत लंबा वीडियो लोग नहीं देखते हैं। इसलिए इसमें हम 1-2 मिनट में आपको समझा देते हैं कि अगले वीडियो में क्या रहेगा इनका, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है, जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। जनरली कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो सेल होता है और परचेज होता है। अगर आप मान लीजिए कि 4 लाख का सेल किए और 3.5 लाख का आपका परचेज है, 50,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अदर एक्सपेंसेस, सब मिला के अगर 40,000 है तो भी 10,000 आपको प्रॉफिट में मिल जाएगा।
50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है और 40,000 अदर एक्सपेंस है, तो भी 10,000 आप प्रॉफिट में है। लेकिन सहारा के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए हमको ये समझाना पड़ रहा है कि अगर 50,000 सहारा इंडिया ग्रॉस प्रॉफिट कर रही है तो इनका 3 लाख रुपया अदर एक्सपेंस है। तो जो कंपनी हर एक साल लॉस में जाती है, उसका लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। हर एक अपना भी बिजनेस आप करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं कि सेल माइनस परचेज इक्वल टू प्रॉफिट। परचेज अगर ज़्यादा है, अगर 10 रुपये का सामान आप 8 रुपये में खरीदे हैं तो 2 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर 10 रुपये का सामान 11 रुपये में खरीदे हैं तो 1 रुपया लॉस होगा। तो सेम वैसे ही जो लॉस है वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट जो होता है किसी भी आदमी का भी होता है, कंपनी का भी होता है, और मतलब किसी का भी बन सकता है बैलेंस शीट। एक इसको हिंदी में आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। तो आर्थिक मतलब एक कंपनी का पोजीशन बैलेंस शीट से ही पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और इसको हम लोग लेके चले जाते हैं बैलेंस शीट में। अगर फायदा होगा तो बैलेंस शीट मजबूत होगा, घाटा होगा तो बैलेंस शीट कमजोर होगा, सीधा बात है। तो बैलेंस शीट में 2 पार्ट होते हैं, एक तरफ लायबिलिटी होता है, एक तरफ एसेट्स होता है। दोनों का जोड़ बराबर होता है हमेशा। ये अकाउंटिंग रूल्स है, क्योंकि हमेशा जब भी होगा तो अगर आपके पास जितना एसेट्स है उतना ही लायबिलिटी रहेगा। तो इस तरह से एसेट साइड को हम देखें तो ऊपर आता है फिक्स एसेट्स। किसी दुकान में अगर पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, उसका फर्नीचर लगा हुआ है, या व्हीकल्स है, मतलब आपको बिजनेस करने में जो सहयोग करे संपत्ति, फिक्स एसेट का सेल परचेज नहीं होता है। किसी अगर कपड़ा की दुकान में आप मान लीजिए तो जो वहाँ फैन लगा हुआ है, या चाहे उनका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है कंपनी के उस दुकान को खोलने में, वो फिक्स एसेट उसको हम लोग बोलते हैं। फिक्स एसेट्स सबसे ऊपर रहता है। तो फिक्स एसेट्स के बाद होता है इन्वेस्टमेंट रहता है, एडवांस रहता है, उसके बाद करंट एसेट, स्टॉक और कैश। 4-5 मेन चीज रहता है संपत्ति में। इसी में हम लोगों को सहारा इंडिया के इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन से मतलब है। अगर और इस साइड रहता है लायबिलिटी। लायबिलिटी में मेन रहता है पहले कैपिटल, जो आप पूंजी लगाते हैं वो आप भी, जो कंपनी का जो मालिक है वो भी बिजनेस का लेनदार होता है, क्रेडिटर होता है। तो उसको क्रेडिटर में नहीं रख के अलग उसका एक नाम दे दिया जाता है जिसको कैपिटल बोलते हैं, पूंजी। तो पूंजी अगर किसी कंपनी का 5 लाख से शुरू किया कोई बिजनेस, उसमें 15 लाख मान लीजिए वो मार्केट से उठा लिया, लोन ले लिया, बैंक से ले लिया, या जैसे सहारा इन्वेस्टरों का पैसा ली है बिजनेस करने के लिए, अपना 5 लाख लगाई और 15 लाख मार्केट से उठाई, टोटल मिला के 20 लाख का वो उसका बैलेंस शीट है मान लीजिए। और इधर उस 20 लाख को क्या क्या की इधर रहता है कि फिक्स एसेट में खर्चा की 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 10 लाख का कर दी, और लोगों को एडवांस दे दी है 2 लाख रुपया। ठीक है। तो और स्टॉक है इसके पास 1 लाख, और कैश है 50,000, टोटल मिलके ये है 18.5 लाख। लेके आई थी 20 लाख, लेकिन एक साल में जो लॉस हुआ, हम जो ये 1.5 लाख माइनस किए हुए हैं, क्योंकि इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 50,000, लेकिन अदर एक्सपेंस घटाने के बाद आपका आ गया 1.5 लाख लॉस। तो लॉस जो होता है पूंजी में से माइनस हो जाता है, क्योंकि आप तो लाए थे 5 लाख, लेकिन 1.5 लाख लॉस हुआ, तो वो इधर से नहीं घटेगा। पब्लिक आपका कुछ नहीं जानती है, पब्लिक नहीं जानती है कि आप क्या करिएगा, पहले पूंजी में से ही घटता है कि आप बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं। तो घाटा होगा तो आप समझिएगा, फायदा होगा तो आप लेते, क्योंकि जो यहाँ लोन एंड एडवांस है इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना रहता है। कंपनी के पोजीशन से उसको नहीं मतलब है, आप एक रेट फिक्स हो जाता है इंटरेस्ट का, उस रेट पे उन लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे दिया जाता है। तो जो भी लॉस होता है पहले पूंजी में से माइनस होता है। तो इसी तरह से ये कंपनी एक साल में 1.5 लाख का लॉस की, तो 5 लाख पूंजी लाई थी, तो 1.5 लाख लॉस हो गया, तो उसका पूंजी कितना बचा? 3.5 लाख। और जो क्रेडिटर्स हैं उसके, जो मार्केट से पैसा उठाई है 15 लाख, वो तो रहेगा ही जब तक भुगतान नहीं हो जाए। तो इस तरह से टोटल बैलेंस शीट का जोड़ 18.5 लाख आ गया। इधर भी 8.5 लाख, लायबिलिटी भी 18.5 का है, और एसेट भी 18.5 का है। लायबिलिटी में एक कैपिटल है और एक लोन है। अब देखिए इसमें क्या है, सहारा का जो स्थिति है, क्योंकि उसका कैपिटल अपना खत्म हो चुका है बहुत पहले ही,
लॉस करते करते 10-15 साल में लमसम सारे कंपनियों का लॉस 1000 करोड़ के आसपास हर एक साल होते बढ़ते जा रहा है, जो कि लमसम आप देखिएगा तो 20,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। 20,000 करोड़ लॉस, यही जो इनका बिजनेस करने का तरीका है, जो सहारा श्री का माइंड है और मैनेजमेंट है, उन्होंने 20,000 करोड़ केवल सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में डुबा दिया है। तो क्या बचेगा आप लोग समझिए, क्योंकि जब ये लॉस 5 लाख तक ना आपका पूंजी है, और लॉस जब बढ़ते जाएगा तो बाद में फिर इफेक्ट करेगा इन लोगों को, लोन लायबिलिटी की, इनका भी भुगतान नहीं हो पाएगा एसेट बेच के, क्योंकि ये तो घटते जाएगा। फिक्स एसेट है जो आपका डिप्रिसिएशन उसका लगता है 10% 15%, जो संपत्ति है घटते जाता है। बढ़ता है केवल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी इनका है ऐसे ऐसे जगह, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट 162 कंपनियों में इन्होंने फंड डाइवर्ट कर दिया है। तो मेरा मकसद यही था कि अगले वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं इनका जो तीनों ग्रुप है, एक सोसाइटी का है, एक एमवे वैली है, एक सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन है, तीनों का संपत्ति जोड़ के क्या नेट सेल में आ रहा है, वही मेन है। भले ही कंपनी 162 हो, लेकिन 3 बैलेंस शीट से आप समझ जाइएगा कि आपका पैसा मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, क्योंकि ये 3 कंपनियां ही होल्डिंग कंपनियां हैं। होल्डिंग कंपनियां वो होती हैं जो कि सब्सिडरी जिन पे उनका कंट्रोल होता है। जो मेन कंपनी है इनका सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन है और एमवे वैली लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनियां हैं, इसी के अंदर में सारा कंपनियां हैं। तो 50% से ज़्यादा अगर शेयर कोई किसी कंपनी का कोई खरीद लेता है तो उस पर उसका होल्डिंग हो जाए। होल्डिंग मतलब कंट्रोल। जैसे कि सरकार बनाने के लिए 50% से ज़्यादा विधायक चाहिए किसी भी स्टेट के, तो उसी तरह से किसी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उसका 51% या उससे ज़्यादा शेयर आप खरीद लीजिएगा, तो कंपनी वो काम करेगी अलग, लेकिन कंट्रोलिंग रहेगा जो 51% से ज़्यादा शेयर है उसका। और जब भी कंपनी लॉस मेकिंग करने लगती है तो तुरंत मैनेजमेंट उसका डिसीजन लेता है कि आगे कंपनी चलाना है या बेचना है, जल्दी से बेच के निकले। लेकिन 15 साल से ही लॉस कर रही है कंपनी, लेकिन सहारा इंडिया नहीं बेचने का, ना लिक्विडेट करने का सोच रही है। अभी फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि बिग बाज़ार बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि लॉकडाउन के समय 3,000 करोड़ का लॉस हुआ था बिग बाज़ार का, जो कंपनी का नाम है फ्यूचर ग्रुप। तो फ्यूचर ग्रुप को 3,000 करोड़ का एक साल में ही लॉस हुआ, इसके पहले प्रॉफिट मेकिंग थी। तो उसका मैनेजमेंट डिसीजन लिया कि हमको इसको टेक ओवर करा देना है, और रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि आप देख रहे हैं कि बिग बाज़ार का बोर्ड हट के रिलायंस मार्ट का बोर्ड लगना शुरू हो गया पूरे इंडिया में। उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई रोड पे आया, कोई किसी को कुछ दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टमेटिक चल रही थी फ्यूचर। अभी भी सिस्टमेटिक टेक ओवर दे दिया। सबको बिजनेस करना है पैसा कमाने के लिए, ना कि लोगों को फंसाने के लिए। नफा नुकसान बिजनेस में किसी को भी हो सकता है। फ्यूचर ग्रुप 24,500 करोड़ में रिलायंस ने टेक ओवर उसको किया है, और इस टेक ओवर में 3 कंपनियां हैं। एक तो हो गई रिलायंस जो कि टेक ओवर किया है, फ्यूचर हो गई जिसका टेक ओवर हुआ है, एक अमेजन है। अमेजन जो यूएसए की कंपनी है, उसमें फ्यूचर ग्रुप में 49% शेयर खरीदा था। 49%, ध्यान दीजिएगा, 49% शेयर आप खरीद लेते हैं किसी कंपनी का, तो आपका उस पर राइट नहीं होता है। आपका प्रॉफिट में हिस्सेदारी 49% हो जाएगा, लेकिन कंट्रोलिंग उसी कंपनी का रहेगा अभी। तो इसी का फायदा उठा के रिलायंस ने उसका टेक ओवर कर लिया फ्यूचर ग्रुप से, क्योंकि उसका मैनेजमेंट का कंट्रोल फ्यूचर के पास था। 49% शेयर रहने के बावजूद अमेजन का टेक ओवर करा दिया फ्यूचर ने रिलायंस को, जिसका सुप्रीम कोर्ट में चला गया है अमेजन की इस टेक ओवर को रोका जाए कि 49% मेरा शेयर है तो मेरा पावर होता है। तो पावर कैसे होगा? आपको 51% तक पहुंचना है, तो 51% है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तीनों आदमी मिलके बैठ के जो डिसीजन हो फाइनल आपसी सहमति से कर लीजिए, और मुकेश अंबानी ने इसमें बहुत दिमाग लगा के ये काम किया है। तो बिजनेस में टेक ओवर होल्डिंग सब्सिडरी रहता है, लेकिन जिसका साफ सुथरा बिजनेस है उसका, पहला चीज़ तो इनका कंपनी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी के कैटेगरी में एमवे वैली है, लेकिन लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड वो कंपनी होती है जिसका शेयर आप खरीद सकते हैं और पब्लिक भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे LIC का IPO आ रहा है, तो उसमें मेन IPO में होता क्या है कि 51% शेयर सरकार रख लेती है, चाहे जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो रख लेती, ताकि कंट्रोलिंग उनके पास रहे, और बाकी 49% शेयर है मार्केट में छोड़ देती है कि सब लोग पैसा इसमें लगाए, और वो पैसा कंपनी के पास आ जाता है।
और कंपनी का स्थिति ये वही बैलेंस शीट देख के लोग शेयर में पैसा लगाता है कि अगर हम इसमें 5 लाख रुपया लगाएंगे तो कितना हमको प्रॉफिट होगा, जो कि यहाँ से प्रॉफिट आप कमाइएगा वो कैपिटल में जुटेगा। तो कैपिटल जिसका रहेगा उसका शेयर मिलता है। तो इसीलिए शेयर लोग खरीदता है किसी कंपनी का, और वो सेबी से परमिशन लेके और स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड है उसी का शेयर आप खरीद सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी खोलता है उसको लिस्टिंग नहीं कराता है तो उसका शेयर मार्केट में नहीं रहेगा, वो प्राइवेट हाथों में रहेगी। जैसे सहारा की है, इन्होंने अपने कंपनी का लिस्टिंग नहीं किया था, 1-2 कंपनी का इंटरटेनमेंट वाला है भी, तो भी शेयर जीरो हो गया कि ऐसे कंपनी को कौन खरीदेगा जिसका पूंजी खत्म हो गया है, तो आपका भी डुबा देगी। इसीलिए अगला वीडियो आप लोग जरूर देखें जिसमें सहारा इंडिया का एक्चुअल पोजीशन हम आपको दिखा देंगे, ऑडिटर बैलेंस शीट, उनके ऑडिटर क्या कहते हैं कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, जस्ट इसके बाद। धन्यवाद।